चलिए अभी शुरू करते हैं। हम तकरीबन 10 मिनट थोड़ा सा पहले आपको पढ़ा लें, फिर आप लोगों का हम चैट ओपन करेंगे और आप लोगों को जो भी डाउट होंगे ना, हम हर 2 3 4 5 मतलब हर 5 5 मिनट पे हम आपसे पूछते रहेंगे कि आपको क्या डाउट हुआ, क्या हुआ। हर चीज हम करते रहेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज अपनी इस कथा का। यहाँ पर देखो शुरुआत हो रही है, पॉलिटी क्लास 1, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल। संविधान जो बनाया गया और प्रियम्बल जो बनाया गया उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करिएगा भारत के संविधान की। अगर मैं बात करूं दोस्त, तो भारत का जो संविधान होता है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमसे बड़ा संविधान किसी के पास है ही नहीं। दैट ब्रिंग्स अस टू अ क्वेश्चन। एक प्रश्न हमारे दिमाग में इसको देखते ही आता है कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। मतलब देखिए, कोई भी चीज जब चलनी होती है ना, किसी भी चीज को चलने के लिए, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो एक परिवार ही क्यों ना हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में की बात करें, आपके घर में आप आए रात में, मान लीजिए रात में आ रहे हैं आप, रात में 3 बजे घंटी बजा रहे हैं, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो आप कर रहे हैं, और फिर आप इधर उधर टूलते हुए आप ऐसे घर आ रहे हैं, तो क्या होगा, आपको सीधा एक फ्लाइंग चप्पल आपके पास में आएगी और एकदम से होश उड़ा के आपको नॉर्मल कर देगी, क्योंकि आपके घर के रूल्स नहीं होंगे। राइट, हो सकता है किसी घर में चलता भी हो, सही भी हो, लेकिन आपके घर के रूल्स नहीं होंगे। माने आपको अगर अपने घर में रहना है तो आपको कुछ समय का पाबंदी होगी कि इस समय तक घर के अंदर आ जाओ, इस समय तक उठ जाओ भाई, ये नहीं कि दोपहर 2 बजे तक सो ही रहे हैं। कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। राइट, तो इसी और उसी से आपका घर अच्छे से चलता है। उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। लेकिन संविधान की क्या खासियत है, संविधान सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। इसका क्या मतलब हुआ, संविधान जो है ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ये होता है। तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का अर्थ क्या होता है यार, ये समझो। कोई भी कानून बनाया जाएगा वो इसके ऊपर नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। हुआ क्या, एक बार क्या हुआ, राजीव गांधी जी ने एक लॉ बनाया। वो लॉ क्या था कि वो लॉ क्या था कि आप अगर कोई भी टेलीग्राम कहीं पर भेजा जा रहा है, कोई भी टेलीग्राम कहीं पर भी भेजा जा रहा है, तो देखो उनके घर में ऐसी चीजें भी हुई, इनकी माता जी को गोली से मार दिया गया। फिर इसके बाद संजय गांधी जी जो उनको भी, उनकी भी हत्या कर दी गई। तो ऐसे क्या हुआ, फिर राजीव गांधी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं एक लॉ लेकर के आता हूं, टेलीग्राफ लॉ। जितने भी टेलीग्राम लॉ, जितने भी टेलीग्राम या जितनी भी चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, सरकार को यह अथॉरिटी होगी कि सरकार उन चिट्ठियों को खोल सकती है और खोल करके उस पत्र में लिखी हुई जो भी बातें हैं वो पढ़ सकती है। ऐसा लॉ लेकर के आए। ये लॉ आ गया। क्या लॉ आया, लॉ ये आया साहब कि लॉ ये था कि किसी भी टेलीग्राम या पोस्ट को, किसी भी टेलीग्राम ऑब्लिक पोस्ट को वो आराम से खोल सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अब फोन तो चलते नहीं थे उस समय, यही चलता था जो चलता था। तो लेकिन क्या हुआ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ऐसा है, अगर सरकार हर चीज को ऑडिट कर रही है और मना कर रही है कि नहीं ये नहीं कर सकते, ये कैसे बोला वो कैसे बोला, तो ये आपकी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रहा है। बोलो हाँ या ना, है ना। ये आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रहा है ना। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच संविधान में पहले से लिखा हुआ था, आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 में ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पहले से लिखा हुआ था। अब चूंकि ये पहले से लिखा हुआ था, तो संविधान में जो भी लॉ लिखा होगा वो सबसे ऊपर माना जाएगा। जो भी दूसरा लॉ बनाया जाएगा वो उसके नीचे ही आना चाहिए, और ऐसे आना चाहिए कि वो ऊपर वाला लॉ जो है वो वैलिड रहे, माने संविधान के लॉज वैलिड रहे। लेकिन जब ये टेलीग्राम लॉ लाया गया या पोस्टल लॉ लाया गया, इसने तो सुप्रीम लॉ को ये वॉयलेट कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। बोले ये लागू ही नहीं कर सकते। सेम कहानी 2007 में भी हुई थी, आगे समझाएंगे 2007 में क्या हुआ था। तो अब आप कंसेप्ट समझ गए ना कि जो बातें संविधान में लिख दी गई, सरकार चाह के भी उसके विरुद्ध काम नहीं कर सकती। या तो आप ऐसा लॉ लेकर के आओ कि वो बात ही संविधान से ही हटा दो, तो ठीक है, बट जब तक संविधान में वो बात लिखी हुई है कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और ये क्या है, यह है संविधान। तो भारत के संविधान की बात करूंगा अगर, तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। कुछ लोग हमारे संविधान को एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं हमारा।
कहते हैं हम एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, तो हाथी नुमा कॉन्स्टिट्यूशन है ये। हमारे संविधान की बात करें तो देखो तीन चीजें आती हैं, आर्टिकल आते हैं, पार्ट आते हैं, शेड्यूल आते हैं, ये तीन चीजें होती हैं। तो समझिएगा ये होता क्या है, आर्टिकल, पार्ट और शेड्यूल, आखिर ये होता क्या है। सुनो, देखो, एक आता है आर्टिकल, फिर आता है पार्ट माने भाग। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, इसको हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, इसको कहते हैं भाग, और फिर आता है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, ठीक है, ये आ जाता है। तो ये तीन चीजें होती हैं। अब समझो पार्ट क्या होता है। जैसे याद करिए आपके स्कूल में जब आपकी एक किताब होती थी, किताब आपकी यूनिट्स में बटी हुई थी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। किताबों में आपके स्कूल की 5 यूनिट हुआ करती थी, एक यूनिट में एक जैसे चैप्टर्स हुआ करते थे, आपको याद आया। तो होता क्या है, जब आपके पास में मान लीजिए जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो वैसे तो देखिए आपको मान लीजिए एग्जाम तक अगर हम हो सकता हम लगभग आपको 2000 से 4000 क्वेश्चन लगभग मोटा मोटा एक अंदाजन बता रहे हैं, क्लास में प्रैक्टिस करा देंगे। लेकिन आपको वो चीजें तभी अच्छी लगेंगी ना जब वो ग्रुप्ड होंगी, कि आज जो सवाल हम आपको कराएं वो हम खाली प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के कराएं, अगली क्लास में जो भी हम आपको कराएं वो अगली क्लास में जो पढ़ाया गया उसी का कराएं। जब तक ग्रुपिंग होगी तभी अच्छा लगेगा ना। फर्ज करिए हमने आपको एक सवाल कराया पॉलिटी का, दूसरा सवाल में आ गए हिस्ट्री, तीसरे सवाल में आ गए स्टैटिक जी के, चौथे सवाल में आ गई ज्योग्राफी, पांचवें में फिर से पॉलिटी आ गई, बड़ा अजीब लगेगा ना। तो इसीलिए ग्रुपिंग बहुत जरूरी होती है। तो संविधान में भी क्या किया गया, पूरा संविधान क्या है, लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो एक जैसे लॉज थे उनको एक जगह पर कंपाइल कर दिया गया, समझ गए, उसी को पार्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नागरिकता से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उन सबको एक भाग में रख दिया गया, बोला भाग नंबर 2 में सब कुछ नागरिकता रिलेटेड है। अगर मौलिक अधिकार माने फंडामेंटल राइट रिलेटेड बातें हैं तो उन सबको एक भाग में रख दिया गया, बोला ये भाग 3 है, इसमें फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सारी बातें हैं इसमें। तो ये संविधान का स्ट्रक्चर चूज किया गया, तो ये हो जाता है भाग। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये हो गया, ये हो जाता है भाग, बता दिया। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल में होते हैं वही जो लॉज होते हैं, जो लॉज हैं, जितने भी लॉज हैं हमारे या फिर जितने भी रूल्स हैं हमारे, इन्हीं को ही आर्टिकल्स बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में कितने आर्टिकल्स थे, तो जब संविधान बनाया गया तो 395 आर्टिकल्स में सारी बातें कह दी गई। जब संविधान बना तो 395 आर्टिकल्स में सारी जितनी भी बातें थी वो बोल दी गई। फिर इन 395 आर्टिकल की ग्रुपिंग करी जाएगी, है ना, तो इनकी ग्रुपिंग करी गई। तो कितने भाग यहां पर आए, तो कुल मिलाकर के 22 भागों में इनकी ग्रुपिंग करी गई, ठीक है। भाग 1 में कुछ होगा, भाग 2 में नागरिकता होती है, भाग 3 में मौलिक अधिकार होते हैं, भाग 4 में डीपीएसपी होता है, ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देश। फिर स्केड्यूल क्या होता है यार, अब तो ये मामला फंस गया। फिर ये सब ये तो समझ आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो क्या बैठा हुआ है वहां पर, देखो वो क्या है। देखिए कहानी क्या आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लीजिए एक परीक्षा में आप गए, वहां पे लिखा हुआ है कि परीक्षा देते समय आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लाएंगे, ठीक है, या कोई भी प्रतिबंधित उपकरण नहीं लाएंगे। मान लीजिए आप एग्जाम देने गए एसएससी का, वहां पर लिखा हुआ है परीक्षा देने के टाइम पर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लेकर के आएंगे या फिर प्रतिबंधित उपकरण नहीं लेकर के आएंगे। प्रतिबंधित लिखा हुआ है, लेकिन यार क्या प्रतिबंधित है, क्या मेरी घड़ी प्रतिबंधित है, क्या मेरा चश्मा प्रतिबंधित है, क्या मैंने ईयरफोन लगाए हैं वो प्रतिबंधित है, वो कैसे पता चलेगा। तो ऐसे ही कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं ना जिनमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होती है। हो सकता है जिसमें लिस्ट बनाने की आवश्यकता पड़े कि देखो ये प्रतिबंधित वस्तुएं हैं। तो अगर मान लो जैसे देखो, जैसे क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, एक आर्टिकल ये लिखा, एक आर्टिकल ये लिखा, एक आर्टिकल ये लिखा, लेकिन इस आर्टिकल में मान लो और एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसमें नीचे पूरी लिस्ट बननी है, ये देखो ऐसे लिस्ट पूरी बन रही है। तो यार एक बार बताओ, संविधान देखने में अजीब नहीं लगेगा, इसकी लिस्ट यहां तक आई, फिर नया आर्टिकल यहां से शुरू हुआ, इसके पास पता चला दो आर्टिकल 3 आइटम की इसकी भी लिस्ट बन रही है, तो ऐसे फिर चौथा आर्टिकल शुरू हुआ, फिर 5वां शुरू हुआ, फिर 6ठा शुरू हुआ, 6ठे में फिर लिस्ट की जरूरत पड़ गई, और लिस्ट भी बड़ी यूनिफॉर्म है, किसी में 4 आइटम है, किसी में 6 आइटम है, किसी में 10 है। तो ऐसे करके बड़ा अजीब सा दिखेगा ना संविधान। तो बोला यह गया कि देखो ऐसा करो, जहां पर भी सूची की जरूरत है, सूची की जरूरत, सूची जहां भी है, सूची ना बीच बीच में मत डालो, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बोले सारी सूचियां उठाओ, जैसे ये सूची है,
ये सूची उठाओ और हम संविधान के एकदम आखिरी में कुछ पन्ने ऐड कर दे रहे हैं, इसको डाल दो सूची 1 में। उसी सूची को स्केड्यूल बोला गया। तो स्केड्यूल क्या है? स्केड्यूल और कुछ नहीं है, ऐसे आर्टिकल जिनको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी या जिनको और ज्यादा स्पेस चाहिए था, जिनको पूरी लिस्ट की आवश्यकता थी, उनको क्या किया गया, उनको वहां से उठा के संविधान से हटा के संविधान के सबसे पीछे ऐड कर दिया गया, उनको स्केड्यूल बोला गया। तो सबसे पहले की बात करें कि स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो कितने स्केड्यूल थे उस टाइम पर? तो 8 स्केड्यूल में सारी बातें आ गई थी, समझ गए? 8 सूचियां बनाई गई थी। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, ये तो हो गया इनिशियल हुआ दोस्त, ये तो हुआ इनिशियल। अगर मैं आज की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट, तो आज के टाइम पे हमारे पास 448 आर्टिकल है साहब। इसके बाद हमारे पास में 25 पार्ट है। इसके बाद हमारे पास में 12 स्केड्यूल है। अब देखना, इसमें ये नहीं मतलब है कि आप कहिए 448 आर्टिकल है, इसका मतलब आप बोलिए आर्टिकल नंबर 415 बताओ कौन सा है, या आप कहिए 22 पार्ट है तो बताओ पार्ट 23 में क्या लिखा है, पार्ट 24 में क्या लिखा है। ऐसे नहीं है, ये ऐसे है जैसे जैसे मान लो पार्ट 20 है, जैसे मान लो पार्ट 9 है, तो एक नया पार्ट जो आएगा वो पार्ट 10 11 ऐसे करके नहीं आया, या पार्ट 21 या 22 नहीं बन गया है, या 23 नहीं बन गया है। अगर कोई नया पार्ट आया है तो वो 9A बन गया है, समझे? वो 9B बन गया है। तो ऐसे करके सब पार्ट में डिवीजन है। इसीलिए आप कभी भी ढूंढने जाओगे ना, 22 के बाद पार्ट 23 मिल जाए, पार्ट 24 मिल जाए, पार्ट 25 मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा आपको। ओरिजिनल पार्ट्स के सब डिवीजन बढ़ गए हैं, 3 सब डिवीजन बढ़े हैं, समझ गए? तभी वो 22 से 25 हुआ है। सेम कहानी आर्टिकल में, ढूंढने जाओगे आर्टिकल नंबर 400 कोई नहीं मिलेगा, लेकिन सब डिवीजन बढ़ गए हैं। जैसे एक आर्टिकल 300 था, तो आर्टिकल, अब एक नया आर्टिकल ऐड करना है तो क्या किया गया? 300A ऐड कर दिया गया। एक आर्टिकल 15 था, अब नया आर्टिकल ऐड करना है तो क्या किया गया? 15C ऐड कर दिया गया, 15D बना दिया गया, ऐसे ही 15E बना दिया गया। ऐसे करके ये आर्टिकल 395 से 448 हुआ, माने सब आर्टिकल ऐड करे गए हैं, समझ गए? चलिए, तो अब मुझे उम्मीद है ये तो हमारी 2 लाइनें हुई, है ना? ये तो हमारी 2 लाइनें हुई। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई शुरू करी थी, ये देखिए 2 ही पॉइंट हुए अभी तक हमारे। तो ये हो गया। अच्छा, अब देखिए ये बनाया किसने है पूरा संविधान? तो जब भारत को आजादी दी जाने वाली थी तो भारत के लिए एक एक्ट पास हुआ। ऐसा नहीं कि आज मन हुआ महारानी का, ब्रिटेन की महारानी का, आज चलो आज सुबह आजाद पे सपना देखा, सपने में प्रभु कह रहे थे कि भारत को आजाद कर दो तो हम आजाद कर देंगे। नो, इट डिडंट हैपन लाइक दैट। यहां पर ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओपन अभी खत्म हुआ था, तो क्लेमेंट एटली नए प्राइम मिनिस्टर बने। क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। अब क्लेमेंट एटली बहुत ज्यादा, क्लेमेंट एटली का ये सबसे, लेबर पार्टी का काम क्या था, वहां नई सरकार आई लेबर पार्टी, क्योंकि ओरिजिनल सरकार ने वॉर के चक्कर में सब लुटा दिया था वहां पर। तो अब हुआ क्या, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर था कि इकोनॉमी को सही रखा जाए, ब्रिटेन की इकोनॉमी को। और अब ब्रिटेन के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो भारत को होल्ड करके रख सके। तो उन्होंने ये फैसला लिया उनकी सरकार ने कि ऐसा है, भारत को आजाद कर दो, क्योंकि अब भारत में ऑलरेडी इतने ज्यादा आंदोलन हो रहे हैं कि हम भारत को और ज्यादा अपने पास रोक के नहीं रख सकते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत को आजाद करने का फैसला लिया। फैसला लेने के बाद जैसे हमारे वहां कोई फैसला लिया जाता है, सर मोदी जी ने कोई फैसला ले लिया, फिर वो पार्लियामेंट में जाता है और वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बनती है, तभी ना हो पाए। उसी प्रकार से इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये बिल आया। उस बिल में भारत की पूरी आजादी के बारे में लिखा हुआ था। उसमें फिर बोला गया कि भारत की आजादी कैसे होगी, भारत में हम एक संविधान सभा बना लेंगे। भारत, मतलब अगर ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो भारत को चलाएगा कौन? भारत को चलाएगा भारत का संविधान। तो संविधान बनाएगा कौन? संविधान बनाएगी संविधान सभा। संविधान सभा कैसे बनेगी, ये सारी डिटेल लिखी हुई थी। तो कौन सी एक्ट में लिखा था ये थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है, सुनिएगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये आ गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हमारे पास में, यहां पर आ गया। क्या भाई, एक मिनट रुकना यार, एकदम से टीवी चलने लगा, पता ही भूत टीवी है, एकदम से चलने लगा। रुकिएगा, ओके, चलिए अब देखो। अच्छा, अब क्या करेंगे, बताएंगे सौरभ, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। मतलब इसको जो है क्या बोलते हैं, अगर आर्टिकल पूछेगा तो हम 448 ही बताएंगे। और वैसे ना इस देख लेंगे कि यार एक्चुअल में अभी कितने हैं, मतलब ये भी चेक करेंगे एक बार कि कितने आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत हो रहे हैं। कितने आर्टिकल हैं ऐसे, सॉरी, जाते समय एक बार चेक करके जाइए कितने आर्टिकल अभी हैं।
ठीक है, अब सुनो। अच्छा, अब क्या करेंगे यहां पर, आओ देखो, ये समझ गए। तो सेक्शन 8 में इसके संविधान सभा के बारे में लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ, बोला गया कि देखो ऐसा है, देश को हम 15 अगस्त 1947 में हम देश को आजाद कर देंगे। अंग्रेजों ने बोला कि 15 अगस्त 1947 में हम देश को आजाद कर देंगे, और बोले देखो ऐसा ही, ये आजादी दो हिस्सों में होगी, एक देश बनेगा पाकिस्तान, एक देश बनेगा हिंदुस्तान। बोले हम ब्रिटिश टेरिटरी जितनी भी है दो में बढ़ जाएगी, एक इंडियन यूनियन होगा और एक पाकिस्तान होगा। और ये कौन लेकर के आया था, आखिरी वाइसरॉय थे इंडिया के, लॉर्ड लॉर्ड और आखिरी वाइसरॉय थे क्या, लॉर्ड माउंटबैटन को भेजा गया कि तुम जाओ और जा करके ये ट्रांसफर ऑफ पावर को डील करो जा करके। इनको भेजा ही इसलिए गया था कि हम तुमको भेज रहे हैं, तुम जाओ और जो ट्रांसफर ऑफ पावर है इसको ओवरसी करो, कि कैसे तुम्हें इंडिया, कैसे ब्रिटिशर्स की पावर धीमे धीमे तुमको इंडियंस को देनी है। तो और कैसे देनी है, ये पहले ऑलरेडी डिसाइडेड था कि संविधान सभा बनेगी जो संविधान बनाएगा। तो अब इन्होंने प्रपोज करा भारत में कि एक संविधान सभा बना लो। अब यहां पर बनती है संविधान सभा। अब हुआ क्या, अब संविधान सभा बनाई गई। कब बनाई गई, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनाई गई। यहां पर क्या किया गया, पहले कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया, उसने बोला कि देखो ऐसा है, माउंटबैटन ने अपने वहां से बोला कि भाई देखिए हम वॉइसरॉय हैं, हमारी तो सुनेंगे नहीं ये लोग, ऐसा करिए आप मंत्री जी लोग आइए। जो कैबिनेट मिनिस्टर, इसको क्यों बोलते हैं कैबिनेट मिशन, क्योंकि यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर्स आए थे ब्रिटेन से, वो ये बताने आए थे कि देखिए भाई हमने एक्ट पास कर दी है अपने वहां पर, और आप लोगों को हम आजादी दे रहे हैं, और आप क्या करिए। ये ब्रिटिशर्स एमपीज थे, 3 ब्रिटिश एमपी आए थे मेनली इसमें। तो ये लोग आए इंडिया में कि भाई ये कैबिनेट मिशन प्लान आया कि भाई आप लोग ऐसा ऐसा कर लीजिए, आपको आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लीजिए। जब उन्होंने बोला, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला ठीक है, मुस्लिम लीग ने ये बोला ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, यहां से संविधान सभा की स्थापना करनी शुरू की गई। अब संविधान सभा की स्थापना हुई। अब इसमें कितने लोग आ गए, इसमें 389 लोगों को चुना गया। अब ये 389 लोग भी कैसे कैसे आए थे ये समझो। उस समय भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत कैसा होता था, भारत में देखो कुछ एरिया ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जहां राजा वाजा थे, ऐसे राजा जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, तो ब्रिटिशर्स ने उनका साम्राज्य नहीं छीना था। तो कुछ ऐसे राजा थे, बता दूं आपको कुछ का ये नंबर पता है कितना, 550। तो बड़ी छोटी मिलाकर के 550 रियासतें थी उस समय भारत में। फिर क्या हुआ, अब फिर क्या था, कुछ एरियाज ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्टली अंडर में आते थे, बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर में आते थे। कुछ ब्रिटिशर्स के चीफ कमिश्नरी एरियाज थे, चीफ कमिश्नरी मतलब जहां उनके गवर्नर बैठा करते थे, या गवर्नर बैठा करते थे, या डेप्यूटी गवर्नर बैठा करते थे, ऐसे मतलब बड़े अफसर बैठा करते थे। तो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनके जितना एरिया ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे वहां पर इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन से 296 लोग चुन लिए गए। फिर किया गया, ये जो 550 प्रिंसली स्टेट्स थे, 552 टू बी मोर प्रिसाइज, 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, 552, उनसे बोला गया इलेक्शन विलेक्शन नहीं, आप लोग आपस में विचार विमर्श करके हमको बता दीजिए कि आप लोग कौन किसको भेज रहे हैं। तो इन 552 प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स चुन लिए गए मतलब आपसी सहमति और रजामंदी से, क्योंकि यहां इलेक्शन करा नहीं सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि साहब प्रिंसली स्टेट में तो राजा का रूल चलता है ना, प्रजा का रूल थोड़ी ना चलता है। तो राजा जिसको कहेगा उसी को आना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, जो जो राजा के अच्छे रिलेशन थे एक दूसरे राजाओं से, जैसे मान लो 3-4 राजा मिले और बोले यार हमारे वहां ना ये सबसे सही आदमी है, इस आदमी को भेज देते हैं, चलो इस आदमी को भेज देते हैं फलाने रूल्स बनाने के लिए। इसमें भी मेजरली कौन से रूल आए पता है, मेजरली कौन से लोग आए, जो लोग वकालत पढ़ के आए थे ना बाहर से, जो ब्रिटेन से वकालत पढ़ के आए थे, वो लोग मेनली चुने गए इन 93 में से भी। तो आज भी आप देखोगे ना, संविधान का अगर एस्पेक्ट देखो, या अगर आप किसी भी अग्रीमेंट का अगर आप लैंग्वेज देखो, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल भाषा लगती है, आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहा है। वो कारण यही था कि जब हमारा संविधान बना तो भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो लॉयर्स थे, तो उन्होंने लॉयर्स वाली भाषा में उन्होंने पूरा संविधान बना के रखा हुआ है इन्होंने। तो 93 लोग ना यहां से आ गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब ये देखो यहां पर अब देखना, अब इसमें भी समझना, इन दोनों को ऐड करोगे जरा, देखो ऐड करो तो 93 प्रिंसली स्टेट से आए हैं, और अंग्रेजों का एरिया कितना था, अंग्रेजों के एरिया से 296 आए। तो भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था, भारत में या तो अंग्रेज रूल करते थे या राजा लोग रूल करते थे। राजा लोगों ने 93 लोग भेजे और ब्रिटिशर्स ने अपने एरिया से 296 लोग आए। ये 296 थे भारतीय ही, ऐसा नहीं था कि वो अंग्रेज थे। इन 296 में भी मैं आपको बताऊं, इसमें भी क्या था, जैसे देखो अगर आज हम बात करें तो हमारे पास 4 मुख्य शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, राइट। तो उसी प्रकार से उस समय अंग्रेजों के पास भी 4 मुख्य शहर थे, अजमेर, कुर्ग,
दिल्ली, ऐसे करके इनके पास 4 मेन शहर थे इनके पास में। तो इसमें क्या हुआ, उनको कमिश्नरी एरियाज बोलते थे। तो 4 कमिश्नरी एरिया से आए और 292 बाकी के ब्रिटिश इंडिया से आए। समझ गए? ये मतलब जैसे हमारे वहां 4 मुख्य शहर, 4 मेट्रो सिटीज बोलते हैं, इनके वहां उसको कमिश्नरेट्स बोलते थे उनको। तो देखो ऐड करोगे तो देखो 296 ही आ रहा है, तो इसको इन दोनों को ऐड करोगे देखो 389 आ रहा है। तो ऐसे करके मेंबर्स बने कुल मिला के संविधान सभा में, ऐसे मेंबर्स आए। ठीक है, यहां पर जो हुआ, यहां पर क्या हो रहा है, यहां इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ दोस्त, यहां पर नॉमिनेशन हुआ है, नॉमिनेशन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, चीफ कमिश्नर एरिया से 4 लोग थे। अब पहली मीटिंग हुई, पहली मीटिंग में 207 लोगों ने भाग लिया। पहली मीटिंग कब हो रही है, 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग होती है। इसमें 207 लोग आते हैं और महिलाएं कितनी होती हैं, 9 महिलाएं होती हैं। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका सम, देखो 9 तारीख को 9 महिलाएं आई हैं, 9 तारीख को 9 महिलाएं, और कुल मिला के 9, इनका भी सम देखो 9 आ रहा है, 9 9 9। तो सिर्फ 9 महिलाएं थी पूरे भारत का संविधान डिसाइड करने जा रही थी। हालांकि कुल मिलाकर के संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, सब मिलाकर के 389 में विमेन मेंबर्स 15 थी। अच्छा, फिर क्या किया गया, अब देखो 9 तारीख को ये हुआ। तो अब इसमें क्या किया गया, जब किसी बड़ी सभा में, जैसे मान लीजिए क्या है, इस क्लास में आप मुझे सुन रहे हैं क्योंकि यहां पर आप सब ने मुझे एज ए लीडर एक्सेप्ट करा हुआ है, तो जो मैं बोलूंगा आप सुनेंगे उस बात को, राइट? इसी प्रकार से जब आप स्कूल जाते तो आप टीचर की बात सुनते थे क्योंकि टीचर को आपने एक लीडर माना हुआ था, तो इसलिए आप टीचर की बात सुनो। टीचर कहता था कीप क्वाइट हो जाते थे। टीचर बोलता था स्टैंड अप, आप स्टैंड अप हो जाते थे क्योंकि आपने उनको लीडर माना हुआ था, आप उनकी बात सुनते थे। तो इसी प्रकार कहीं पर भी, जहां पर भी ज्यादा लोग कहीं बैठ रहे हैं, वहां पर एक लीडर की आवश्यकता होती है। तो अब बात ये आई कि यार अब लीडर किसको चुने, क्योंकि यहां तो सारे लोग थे यहां पर, और कौन किसको लीडर माने। तो वोटिंग कराई गई। अच्छा, वोटिंग कराने के लिए भी तो कोई लीडर चाहिए जो कहे अब वोटिंग शुरू की जाए, अब वोटिंग रोक दी जाए। ऐसा भी बोलने के लिए तो एक आदमी चाहिए ना। तो बोले यार क्या करें यार, अब वोटिंग करानी है, किसको कराएं, किसको किसको वोटिंग कराने के लिए भी एक लीडर चाहिए। तो बोले देखो ऐसा है, फ्रांस में एक प्रैक्टिस है कि जो सबसे सीनियर नेता होगा ना, उसको हम लीडर मान लेंगे। तो देखा गया सबसे सीनियर कौन है, तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे वहां के। तो पहली मीटिंग में ही क्या किया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन चुन लिया गया। अब टेम्परेरी चेयरमैन क्यों चुना गया, क्योंकि भाई सब लोगों ने अभी मंजूरी थोड़ी ना थी, ये तो हमने खाली एक बात बोल दी कि चलो सबसे बड़ा आदमी जो होगा वही, सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो होगा वही लीडर बनेगा। लेकिन लीडर तो वो होता है जिसके आइडियोलॉजी से सब लोग ताल्लुक रखते हो, उसको सब, उसकी आइडियोलॉजी सबको पसंद आती हो, सबका फेवरेट हो, सबकी बात सुने, सबकी बात करे, उसको ना लीडर बोलते हैं, राइट? तो इसीलिए क्या किया गया यहां पर, बोले देखो ऐसा है, हमें एक काम ये करना पड़ेगा। फिर हम यहां पर एक काम, ये छोटा सा काम है, हम ये कर देते हैं कि इसमें एक छोटा सा काम हम ये करते हैं कि हम इस वाली चीज को कर लेते हैं। इस वाली चीज को का मतलब क्या है, इस वाली चीज को कर लेते हैं का मतलब ये है कि हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन चुनते हैं। तो 9 तारीख को ही क्या किया गया, अभी आगे लिखा भी मिलेगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन बना दिया गया। अब कम से कम परमानेंट चेयरमैन का जब वोटिंग होगी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करवाएंगे, हाँ अब वोट किया जाए, अब वोट रोक दिया जाए, ये वोट करेंगे, ऐसे करके। तो अब क्या हुआ, फिर ये कहानी हुई। अब 11 दिसंबर को क्या हुआ, परमानेंट चेयरमैन चुने गए। क्योंकि इनको सिर्फ जैसे प्रोटेम स्पीकर होता है, स्पीकर और प्रोटेम, जैसे नई नई जब लोकसभा आती है तो कोई होता ही नहीं है, कौन शपथ दिलवाएगा, तो प्रोटेम स्पीकर आते हैं कि वो शपथ दिलवाएंगे सबको। तो इसी प्रकार से टेम्परेरी चेयरमैन बन गए। अब क्या हुआ, जब टेम्परेरी चेयरमैन आ गए, फिर ये हुआ कि अच्छा परमानेंट चेयरमैन चुना जाए। तो पहला काम जो किया गया वो था परमानेंट चेयरमैन को चुनना। तो उसी दिन तुरंत वोटिंग शुरू करी गई और 2 दिन के भीतर ही परमानेंट चेयरमैन चुन, एक दिन वोटिंग हुई, अगले दिन काउंटिंग हो गई। 9 तारीख को वोटिंग हुई, 10 तारीख को काउंटिंग हुई, 11 को रिजल्ट आ गया। तो यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनको सर्वसम्मति से चेयरमैन चुना गया। तो पहले परमानेंट चेयरमैन ऑफ संविधान सभा कौन आ जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बाबू राजेंद्र प्रसाद, जैसा भी कह ले। तो 9 तारीख को आए हैं, 9 तारीख को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 11 तारीख को आए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये परमानेंट चेयरमैन बने हैं ये वाले। ठीक है, ये परमानेंट बने, ये टेम्परेरी बने। अब जब हो गया चेयरमैन वेयरमैन हो गया, अब समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके जी, देखो अब एक चीज समझिएगा, अभी बता देंगे, अभी बता देंगे, इसको सुन लीजिए, इसके बाद बता देंगे। ठीक है, चलो अब समझिएगा क्या है।
अब करना ये होगा, सर क्या इंडिपेंडेंस ब्रिटिश ने पास किया था इन ब्रिटिश पार्लियामेंट? जी हाँ तेजस, तभी तो अलाउ होगा, ठीक है, तभी तो अलाउ होगा, ठीक। अब सुनो, अब क्या करेंगे यहाँ पर, इतनी बात समझ आ गई है सभी को, अच्छे से आई है ना? अब सुनो, अब हो क्या रहा है यार यहाँ पर, अब पहला स्टेप आया कि साहब टेम्परेरी चेयरमैन थे, उससे परमानेंट चेयरमैन भी आ गए। अब परमानेंट चेयरमैन अवेलेबल है, सारे लोग अवेलेबल हैं, अब काम शुरू किया जाए। काम क्या था? संविधान बनाना। लेकिन एक बात बताओ, अगर काम संविधान बनाना था तो हम संविधान क्यों बना रहे हैं? क्या कर लेंगे वो संविधान बना करके? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पता चला संविधान बनाने की बात आ रही है, किसी ने तो बिल्कुल यूएसए जैसा संविधान बना दिया, किसी ने फ्रांस जैसा संविधान बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं एक, जब आपका जैसे मान लो आपका कोई बैच आता है ना, तो जब कोई बैच आता है ना, तो हम और हमारी पूरी टीम बैठ करके पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि यार इस बैच का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये एक फाउंडेशन बैच है, ये एक प्रैक्टिस बैच है, या फिर ये एक रिवीजन बैच है, ये बैच कैसा है? अगर बात तय होती है कि ये फाउंडेशन बैच है, तो हम इसमें एक तो हम लोग जब फिर हम इसका प्लानर बनाना शुरू करते हैं कि ठीक है यार फाउंडेशन बैच है, इसका मतलब इसमें जीरो से पढ़ाना है, इसमें हमें ये मान के चलना है लर्नर को कुछ नहीं आता है, हमको उसको उस प्रकार से बताना है, तो हमें पर सब्जेक्ट की उतनी ही ज्यादा क्लासेस रखनी पड़ती हैं उस केस में, जैसे 20-20 क्लासेस होती हैं फाउंडेशन बैचेस में। वही प्रैक्टिस बैच होगा तो क्या हो जाए, रिवीजन बैच होगा तो 20 की जगह 5 क्लासेस में हो जाएगा। वही रिवीजन बैच होगा तो वो भी 4 से 5 क्लासेस, प्रैक्टिस बैच होगा 4 से 5 क्लासेस में हो जाएगा। तो ये क्या होता है, पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम क्लियर कराना। ये मेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है कि हमें लर्नर को इतने टाइम बचा है हमारे पास उसके एग्जाम के लिए, तो हम कितनी जल्दी उसका एग्जाम, हम कैसे उसका सिलेबस खत्म कराएंगे, क्या कराएंगे। तो पहले हमारे बीच में ये डिसाइड होता है। सोच के देखो एक बार, अगर हमने ये ऑब्जेक्टिव नहीं डिसाइड किया, ठीक है, और हमने जो बैच 1 महीने पहले आ रहा है, जो बैच 6 महीने पहले आ रहा है, और जो बैच 8 महीने पहले आ रहा है, या एक बैच 1 महीने पहले आता है, एक बैच आता है 2-3 महीने पहले, एक बैच आता है 6 महीने पहले, अगर हम एक ही जैसा पढ़ाना शुरू कर दें तो कभी भी जो बच्चे ने 1 महीने वाला बैच लिया है ना, या 2 महीने वाला लिया है, वो कभी सेलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो डिटेल में पढ़ा रहे होंगे बहुत। तो यही कहानी आती है कि आपको ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर भी क्या किया गया, ऑब्जेक्टिव, कि हम लोग सब लोग जो संविधान बनाने जा रहे हैं वो हम कैसा संविधान बनाने जा रहे हैं। तो डिसाइड हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये रेजोल्यूशन पास कराया। पास रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक पन्ने पे लिखा कि देखो भाई लोग, जो संविधान बनाने जा रहे हैं ना, उसमें ये वाले फीचर्स होने चाहिए, क्या तुम सब अग्री हो? और हर एक के पास भेज दिया, अगर अग्री हो तो साइन करो, अगर अग्री हो तो साइन करो। तो 13 दिसंबर को उन्होंने सभी लोगों से साइन करा लिया। मतलब अब सबको पता था कि हम कैसा संविधान बनाने जा रहे हैं। आप देखना पसंद करेंगे उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था? एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अब देखो, पहली चीज तो ये समझ जाओ कि ये 13 दिसंबर 1946 को ये डिसाइड हो गया कि हम कैसा संविधान बनाने जा रहे हैं। और इसके बाद कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये समय लगा भारत का संविधान बनने में। तो टोटल टाइम टेकन टू क्रिएट दिस संविधान वाज 2 years 11 months and 18 days। इतना समय लगा हमको इस संविधान को बनाने में। ठीक, बहुत लंबा टाइम होता है ये, मोटा मोटा 3 साल लग गए। एक इसमें से एक एक फैक्ट याद रखना, एक एक फैक्ट एग्जाम के लिए जरूरी है। पता है कैसा संविधान बनाने की बात हो रही थी? संविधान की जो बात हो रही थी आपको बताता हूं अभी। संविधान, जो आज आप प्रियम्बल देखते हैं ना, जो आज आप प्रियम्बल देखते हैं ना, वही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। समझ रहे हैं? जो आज आप प्रियम्बल देखते हैं, ये जो प्रियम्बल है ना, यही है। ये जो प्रियम्बल आप, ये है, ये था जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जब ऑब्जेक्टिव, ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि संविधान कैसा बनाना है, हमें हमें संविधान ऐसा बनाना है जो सोवेरेन हो, जो हमारे वहां पर जस्टिस कराए, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो। इस पे सबने साइन किया था। जब पूरा बन गया ना, तो उन्होंने बोला यार अब क्या करें, ये तो बन गया है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो बड़ा अच्छा था, उसी के भरोसे हमने ये बनाया है, इसको फेंक देखे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। तो फिर बात यह नहीं यार, फेंकेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, संविधान बन गया, इसका काम खत्म हो चुका है, लेकिन इसको ना हमेशा हम संविधान के सबसे आगे लगाएंगे। इसीलिए प्रियम्बल संविधान के पहले पन्ने पे होता है, क्योंकि कोई भी जब पढ़ेगा ना हमारा संविधान, तो पहले वो समझ जाएगा कि अंदर जो पूरा संविधान मिलने जा रहा है ना, उसकी नींव क्या है। उसकी नींव ये पन्ना था। ये वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिसका बाद में नाम प्रियम्बल कर दिया गया, जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने 13 दिसंबर 1946 में पास करवाया था। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अच्छा, अब ये सारे सवाल कराएंगे, खूब प्रैक्टिस कराएंगे, खूब प्रैक्टिस कराएंगे, खूब पढ़ाएंगे, खूब प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ आपको जरूरत ही ना पड़े इसके अलावा। आओ,
कुल मिला के 11 सेशन हुए। अब साहब इसका क्या मतलब होता है? जैसे देखिए आज पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलती है ना, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, 3 बार मिलती है। तो उसी प्रकार 2 साल 11 महीनों में ये जो संविधान सभा थी ये 11 बार मिली। पहली बार कब मिली है? 9 से 23 दिसंबर पहला सेशन हुआ है। फिर देखिए अगले ही महीने फिर से दूसरा सेशन कब हुआ है? 20 से 25 जनवरी। फिर देखिए 2 महीने 3 महीने बाद हुआ है तीसरा सेशन। फिर क्या किया गया है? सीधे फिर सेशन होते रहे, लेकिन हमने सारे सेशन नहीं लिखे क्योंकि एग्जाम में ना एक बार सेकंड सेशन पूछ चुका और एक बार 10th सेशन पूछ चुका है, इसलिए हमने ये पूरा आपको लिखा हुआ है। तो देखो आखिरी सेशन कब हुआ था? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। पहला सेशन 9 से 23 दिसंबर। आखिरी सेशन कब हुआ है? आखिरी सेशन हुआ है 14 से 26 नवंबर 1949, ये आखिरी सेशन हुआ है। 14 टू 26 नवंबर 1949 ये लास्ट सेशन ऑफ कांग्रेस है। 14 से 26 नवंबर 1949 दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है। 10th कब हुआ है? इसके ठीक एक महीने पहले। देखो ये तो सिंपल है, चिल्ड्रंस डे से लेकर के नेशनल लॉ डे तक की। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, तो आखिरी सेशन बच्चों से लेकर लॉ तक की। चिल्ड्रंस डे से नेशनल लॉ डे कब होता है? 26 नवंबर को। तो ये हो गया। इसके ठीक एक महीने पहले नवरात्रि के समय, ये देखो नवरात्रि का समय आ गया है, इस साल पूरा नवरात्रि हुई है इस समय, तो 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर ये आ गया आपका 10th सेशन हुआ था। अच्छा फिर क्या है? अच्छा ये 2 सवाल यहां बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, संविधान को अडॉप्ट करना और इनैक्ट करना। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? 2 शब्द आते हैं, बहुत खास शब्द हैं। एक होता है अडॉप्ट वर्ड होता है, और एक होता है इनैक्ट वर्ड होता है। अडॉप्ट शब्द का मतलब होता है कि जब आप, जैसे मान लीजिए आपको आपकी बर्थडे है, ऐसा होता होगा पहले भी आपने करा होगा, बर्थडे है तो आपने क्या किया? मार्केट से जाके कपड़े खरीद लिए। आपने पहने नहीं उस दिन, आपने बर्थडे के 15-20 दिन पहले खरीद ली। आपने बोला, लेकिन आपने ये फिक्स कर लिया कि मैं यही कपड़े बर्थडे के दिन पहनूंगा, लेकिन आपने पहने वो कपड़े बर्थडे के ही दिन। माने फिक्स कर लेना कि मैं यही ही करूंगा, उसको एडॉप्ट बोलते हैं। तो हमने क्या किया? संविधान को 26 नवंबर 1949, जिस दिन हम लोग नेशनल लॉ डे मनाते हैं या नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, वो यही दिवस है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने फाइनल कर लिया था कि हम संविधान तो यही वाला लेके आएंगे, लागू नहीं किया था। लागू जिस दिन लागू करना बोलते हैं उसको इनैक्ट बोलते हैं। तो एडॉप्ट पहले किया, ए पहले आता है, वैसे भी ए पहले आता है तो ये वाली डेट पहले आएगी, और ई बाद में आता है। तो अगले वर्ष 26 जनवरी 1950 में हमने इसको क्या किया? 26 जनवरी 1950 में हमने इसे इनैक्ट कर दिया। फायदा क्या है इसका? मतलब क्या हुआ एडॉप्ट और इनैक्ट का? एडॉप्ट का मतलब होता है, हमने इसे एडॉप्ट करा, तो एडॉप्ट का अर्थ होता है कि इसको क्या कर दिया? एडॉप्ट का अर्थ होता है कि हमने संविधान को ले लिया कि अब यही लागू करेंगे। इनैक्ट का मतलब होता है कि उसी दिन से हमने चालू भी कर दिया, दैट इज इनैक्ट करना। ठीक है, अब और समझते हैं। यहां तक समझ आया हमको? खूब बढ़िया से आया, कोई समस्या नहीं अभी तक। अब तो एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अपनाया, लागू नहीं किया। साइन करने की बात करी जाए तो इनैक्ट होने के 2 दिन पहले साइन करने की बात है, आओ भाई सारे लोग साइन कर लो आके। तो संविधान को साइन करा है 284 मेंबर्स से। कितने मेंबर्स थे यार? मेंबर्स तो 389 थे सर, यहां तो 100 मेंबर ने गोला दे दी। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है, सुनो कहानी क्या आई। अब देखो एक और छोटी छोटी मगर मोटी बात है। हुआ क्या? हमारी संविधान सभा में इतने लोग थे यार, 389 मेंबर्स थे, लेकिन साहब हुआ क्या? पाकिस्तान का गठन तब तक हुआ नहीं था। पाकिस्तान, ये तो बात हो गई थी पाकिस्तान का गठन होगा, लेकिन ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था। तो इंडियंस मान नहीं रहे थे। तो जब पहला संविधान सभा आया तो भारत और पाकिस्तान की साथ ही में आई। पाकिस्तान के लिए गांधी जी मान नहीं रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं मान रहे थे। फिर क्या हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दिन डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब भयंकर खून खराबा बोल दिया कि तब तक लड़ो मारो काटो जब तक पाकिस्तान ना मिल जाए। तो शुरू हो गया ये चीज। तब फिर पाकिस्तान को बाद में, हमारी संविधान सभा बनने के बाद पाकिस्तान क्रिएट हुआ है। तो फिर जितने एरिया में पाकिस्तान, जहां जितने एरिया से आया था, वहां से जितने भी प्रिंसली स्टेट के लोग आए थे हमारे वहां, जितने भी ब्रिटिश एरिया से जितने भी लोग वहां से आए थे, बोला इनको आप ले जाओ भाई फिर अपना वापस। तो वो 90 लोग थे। तो 90 लोग जो, तो पाकिस्तान की संविधान सभा में 90 लोग हो गए जो हमारी संविधान सभा से अलग हुए थे। ठीक है, तो इसमें से 90 हटा दो तो ये 299 बचे। तो 299 लोगों में से यहां पर 284 मेंबर्स ने साइन किया है।
महिला मेंबर्स कितनी थी? 15। उनमें से मात्र 8 महिलाओं ने साइन किया है, बाकी 7 महिलाएं आई नहीं थी, अटेंड ही नहीं किया उन्होंने। तो 15 महिलाओं में से भी 8 महिलाएं, माने पूरे भारत में जितने भी लॉज बनते हैं, महिलाओं सेंट्रिक लॉज इसीलिए नहीं है, महिलाओं सेंट्रिक क्या मतलब जेंडर न्यूट्रल लॉज इसीलिए नहीं है कि भारत का संविधान बनाने में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो नेग्लिजिबल रहा है। सिर्फ 8 महिलाओं ने पूरे भारत की, जबकि 50% पॉपुलेशन विमेन पॉपुलेशन है, सिर्फ 8 महिलाओं ने पूरे भारत की महिलाओं के बारे में लिखा है, ठीक, उनका विचार किया है। चलिए अब देखिएगा क्या होता है। पहले अब ये बताइएगा जरा मुझे, अब मैं यहां पर इसको ओपन कर रहा हूं, मुझे ये बताइए क्या अभी तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है? कोई समस्या किसी प्रकार की हुई हो इस कंटेंट में जो आपने अभी पढ़ा, कोई डाउट किसी चीज में रहा हो? सब अच्छे से आया है? खूब बढ़िया से, शाबाश यार, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हम लोग समझ चुके हैं, अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। ठीक, चलिए ठीक है, ऑल क्लियर है, नो डाउट है, शाबाश। चलिए हाँ जी, साक्षी पूछ रही है। ठीक है, ओके ओके, सब क्लियर हो गया, अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए तो अभी क्या करेंगे, साक्षी आप अपना स्केड्यूल चेक करिए, उसमें सब मेंशन है, सब मेंशन है, स्केड्यूल चेक करिए। शौर्य से नोट्स में जो जो चीजें एक्स्ट्रा लगे वो शौर्य में लिखते जाइए, बस ये करिए सिद्धांत। ठीक है, ओके। सर जवाहरलाल नेहरू नहीं क्यों प्रियम्बल लिखा? क्यों की क्या बात है, लिखा तो लिखा, अच्छे आदमी थे मेहनत करी थी भाई उन्होंने। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अगली कहानी को देखते हैं। तो यहां तक हमने देखा, अब देखो अब होता क्या है। देखो दोस्त, अगर मैं आपसे एक बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑफिस है, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, जैसे लैब है, जानते हो, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्योंकि क्या होता है ना कि वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। क्या होता है कि सामने एंड पे आपको, अपने एंड पे, जैसे आपको नहीं पता होगा पीछे क्या होता है, बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत चैलेंजेस होते हैं, एंड देन इट्स रियली ऑसम, बहुत फन भी होता है, चैलेंजेस भी होते हैं, दिमाग का दही हो जाता है, तो मजा भी बहुत है। मैं इसको समझाता हूं, आप अपने आप संविधान सभा समझ जाएंगे कि पर्पस क्या होता है। देखिए लैब की अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर आपको बड़ा काम करना है ना, तो आपको चाहिए होते हैं स्पेशलाइजेशन, चाहिए होता है। तो होता क्या है, ऐसा नहीं कि हर कोई हर काम कर रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे एक क्लास शेड्यूल करने के लिए टीम अलग होगी, ठीक है, क्लास शेड्यूल करने के लिए कुछ लोग होंगे जो इनका काम सिर्फ ये होगा, कुछ एक कंटेंट टीम होगी जो सेंट्रलाइज, जो सेंट्रल कंटेंट होगा वो क्रिएट होगा गाइडलाइंस के ऊपर कि क्या क्या गाइडलाइंस है वो क्रिएट होगा। एक होगा जो सपोर्ट, जो स्टूडेंट सपोर्ट के लिए होगी, जो अगर किसी यूजर को समस्या आ रही है तो, और वो भी समझिएगा, सोचिए यूजर्स का ट्यून है ये लैक्स में, तो प्रॉब्लम कितनी कितनी आएंगी, और फिर उनको सपोर्ट। तो ऐसे, लेकिन क्या है ये सब, अच्छा अगर एक ही आदमी ऐसा है जो क्लास भी शेड्यूल कर रहा हो, वही कंटेंट भी बना रहा हो, वही सपोर्ट भी देख रहा हो, वही उसके बाद वही एक टीम होगी जो टाइपिंग कर रही होगी, एक टीम होगी जितना भी मैटर आपके पास ये जो सब आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये हिंदी इंग्लिश में टाइप होकर के आ रहा है, ये सब कहां से आ रहा है, इसके लिए एक सेपरेट टीम चाहिए होती है जो टाइप करती है बैठ करके पूरे मैटर को। तो एक टीम होगी जो टाइप कर रही होगी, फिर एक टीम होगी जो पढ़ाएगी सारे मैटर को, फैकल्टी टीम होगी, फिर एक टीम होगी जो फैकल्टीज का, फिर खैर अभी और भी सारी टीम्स हैं, लेकिन समझिएगा अनलेस और अनटिल आप स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे, अगर मान लो वही फैकल्टी है, वही टाइप भी कर रही है, फिर वही फोन उठा के, हाँ हेलो सर ये वाला, सर ये वाली क्लास नहीं चल रही, अच्छा रुको, नहीं चल रही, अच्छा रुको अभी हम जा रहे हैं सही कराने। फिर एक टीम होगी जो टेक देख रही होगी, जो टेक देख रही होगी, राइट। तो ऐसे करके मल्टीपल टीम्स होती हैं, तभी काम संभव है ना, कि फैकल्टी का काम एक है, फैकल्टी का काम सिर्फ पढ़ाना है, इनका काम सिर्फ टाइपिंग करना है, इनका काम सिर्फ सपोर्ट देना है, इनका काम सिर्फ कंटेंट क्रिएट कराना है, राइट। तो उसी प्रकार से क्या होता है, तभी कोई काम संभव है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब संविधान बनाना है ना, तब भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इनको छोटे छोटे, इनको स्पेशलाइज अलग अलग ग्रुप बनाए गए पहले, कि देखो 389 मेंबर्स है ना, तुम 7 लोग ये काम करोगे, तुम 10 लोग ये काम करोगे, तुम 15 लोग ये काम करोगे, तुम 18 लोग ये काम करोगे, ऐसे ऐसे करके उन ग्रुप को कमिटीज कहते हैं, उन ग्रुप्स को कहते हैं कमिटीज, ठीक है, समझना। देखो तो अभी क्या है यहां पर, इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम, कमिटीज कहते हैं। ये कमिटीज कैसे कैसे थी, सबसे पहले देखो यहां पर क्या आ गई, स्टीयरिंग कमिटी। स्टीयरिंग कमिटी का नाम, काम क्या है, जैसे स्टीयरिंग कमिटी क्या होती है, ये एजेंडा डिसाइड करते हैं कि आज जो जो चीजें होनी है, आज किन चीजों पे चर्चा होनी है। जैसे 11 सेशन हुए संविधान सभा के, तो जब वो 11 सेशन हुए, तब जब सारे लोग आके बैठे, तो वो किस मामले पे डिस्कशन करेंगे, वो डिस्कशन कौन इंट्रोड्यूस करेगा सबसे पहले, तो अब कब उसके ऊपर वोटिंग होगी, ये सारे काम होते हैं स्टीयरिंग कमेटी के। तो ये दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
फिर एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडवाइजरी कमेटी थी, मतलब एक ऐसी कमेटी जो बताएगी कि एससी एसटी को कौन से हक मिलने चाहिए, ट्राइबल्स को कौन से हक मिलने चाहिए, ऐसे कौन से एरियाज होने चाहिए जहां पर हम संविधान तो लागू हो लेकिन बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन ना लागू हो। जैसे आपको आज बताऊं, जैसे असम में कुछ ऐसे, आप आज अपने घर के बाहर का पेड़ काट दो, कल नगर पालिका वाले आ जाएंगे और आपके पास कोर्ट का नोटिस आ जाएगा कि पेड़ कैसे काट दिया आपने। पेड़ काटना इलीगल है दोस्त। आप अपने घर के बाहर भी अगर पेड़, आपका बड़ा पेड़ है और आपने काट दिया, तुरंत आपके कंप्लेंट हो जाएगी। पेड़ काटना इलीगल होता है। जब तक आपके पास वन विभाग की परमिशन नहीं है, आप पेड़ नहीं काट सकते। समझ गए? तो हुआ क्या, अब क्या कहानी है, तो कहानी ये आती है कि आपने यहां पर जैसे कुछ लेकिन एरियाज हैं, जैसे असम में कुछ एरियाज हैं, मेघालय में कुछ एरियाज हैं, त्रिपुरा में कुछ ऐसे एरियाज हैं। इन जगह पर क्या है कि आप आराम से का पेड़ काटिए, कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे ट्राइबल्स रह रहे हैं कि उनका वो निर्भर ही उसी ऊपर पड़ते हैं, पेड़ काटने पे ही निर्भर करते हैं। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, ऐसे एक्सक्लूडेड एरियाज हैं जहां पर आपका संविधान के मेजर लॉज नहीं लागू होते हैं, क्योंकि वो उनको कन्फाइन कर देंगे। तो ये सब की पहचान किसने करी कि कुछ एरियाज में इतने पिछड़े लोग हैं कि आप उनको रूल से नहीं बांध सकते हैं। ये सब एक्सक्लूडेड एरियाज, ये सब सरदार पटेल की जिम्मेदारी थी। प्लस एससी एसटी लोगों के लिए रूल्स को रिकमेंड करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल संविधान में, या जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आप देखिए महिलाओं के लिए देखिए रिजर्वेशन अलाउ किया गया है। संविधान में बोला गया है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो सकता है। तो ये सब जो है कि किसके लिए कौन सा फंडामेंटल राइट रहेगा, ये सब सरदार पटेल का रिप्रेजेंटेशन था। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट सब कमेटी। आज जो आप फंडामेंटल राइट एंजॉय करते हैं ना, वो डॉक्टर जेबी कृपलानी की रिकमेंडेशंस थे कई सारे, तकरीबन 20 फंडामेंटल राइट उन्होंने रिकमेंड करे थे, जिसमें से मेन 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट को इनकॉर्पोरेट करा गया है। तो इसी कमेटी की वजह से आज हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। फिर इसका पट्टाभी सीतारामैया, इनका काम क्या था, हाउस कमेटी। मतलब अब जब लोग आते थे, देखो आपको पता है रजवाड़े भी आ रहे थे, मतलब राजाओं के खानदान से भी लोग आते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर बड़े बड़े लॉयर्स भी आते थे यहाँ पर। तो जब वो लोग आएंगे तो कौन उनको स्टेशन पे रिसीव करने जाएगा, कौन बस अड्डे रिसीव करने जाएगा, जब तक सेशन चलेगा तो वो लोग कहाँ पर रहेंगे, वहां तक कैसे जाएंगे, वो जितना भी सामान होता है ना लॉजिस्टिक्स का, कि जिन पेपरों पे लिख रहे हो पेपर तो नहीं खत्म होगा, वो पेपर का अवेलेबिलिटी मतलब भर की होनी चाहिए, वो सारी जिम्मेदारी दी गई थी पट्टाभी सीतारामैया को। ठीक है, ऐसे याद रखो। घर घर में, ऐसे याद रखो, हाउस में घर घर में सीताराम है, ऐसे याद रखो, घर घर में सीताराम है बस, तो सीतारामैया। हाउस कमेटी सीतारामैया। ठीक है, फिर देखो हमारे संविधान में सबसे बड़ी कृपा क्या है हमारे ऊपर, भाई सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार होना सबसे बड़ी कृपा है। तो कृपलानी, तो कृपा से कृपलानी हो गया। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, नहीं बफरिंग नहीं है, मस्त एकदम चल रहा है। फिर देखिएगा और आगे आते हैं। टेम्परेरी चेयरमैन कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा, ये मैंने आपको बताया। परमानेंट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लीगल एडवाइजर कौन थे, गाइस ये ध्यान रखना, ये है BN राव। BR अंबेडकर अलग है, BN राव मतलब ये लीगल एडवाइजर थे कि जो भी आप लोग रूल ला रहे हो वो लीगली कितने सही है, क्योंकि CRPC और IPC पहले आ चुकी थी, आपको पता है। मैकॉले ने ही CRPC और IPC तो पहले ही आ चुका था। तो आप जो भी लॉज ला रहे हो वो लीगली कितना सही है, लीगली कितना नहीं सही है, इसके बारे में BN राव साहब को रखा गया था कि आप लीगैलिटी बताते रहिएगा। ऐसा ना हो कि हमने संविधान बना दिया, पता चला बाद में संविधान ही हमारा पूरा इलीगल हो गया। तो आप हमको ये बताने थे। तो इनका नाम था BN राव, लीगल एडवाइजर थे ये। फिर सुनो, संविधान लिखा किसने है, हमारा संविधान हाथ से अंग्रेज, सबसे पहला वर्जन इसका इंग्लिश में लिखा गया था। क्यों लिखा गया था, क्योंकि सारे लॉयर्स अंग्रेजी थे, मतलब सारे लॉयर्स जो थे, सारे जो लोग थे वो मोस्टली लॉयर्स थे और विलायत से, मेनली इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करके आए थे, तो वो इंग्लिश में ज्यादा प्रोफिशिएंट थे। तो हमारा संविधान है पहले अंग्रेजी में ही लिखा गया है। और किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने लिखा है। फिर हिंदी की बात किसने लिखी है, हिंदी जो है ये नंदलाल बोस आ जाएगा यहां, सॉरी, हिंदी जो है वो किसने लिखी है, वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी हुई है। उसको सजाया किसने है, सजाया है इसको नंदलाल बोस, ऐसे याद करो। सजावट जो आएगी नंदलाल बोस। देखिए नंदलाल जब पैदा होते हैं माने जन्माष्टमी में, जन्माष्टमी हम लोग मंदिर सजाते हैं ना, मंदिर बनाते नहीं है, मंदिर सजाते हैं जन्माष्टमी में। तो नंदलाल जब पैदा होता है, नंदलाल मतलब कृष्ण कन्हैया, छोटे बाल गोपाल वाले, तो क्या हो गया, नंदलाल से डेकोरेशन रिलेट कर लीजिए इसको। ठीक है, फिर हिंदी वाला वर्जन किसने लिखा है, कैलीग्राफी मतलब होता है ऐसे लिखना, देखो कैलीग्राफी और कुछ नहीं ऐसे करके होता है,
हाँ, तो कैलीग्राफी देखो ये होता है ऐसे, ये किया, ये किया, ये हो गया, ये जो है ना, दिस इज ऑल, ये कैलीग्राफी में लिख रहा हूं मैं इस समय, ये कैलीग्राफी है। तो कैलीग्राफी में लिखा है हिंदी वर्जन किसने, ये आ जाएंगे बसंत कृष्ण वैद्य हो जाएंगे। चीफ ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन का मतलब हुआ है किसने लिखावट करी है, जो उसकी लैंग्वेज है वो किसने लिखी है। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन आ जाएंगे, एस एन मुखर्जी आ जाएंगे। मतलब मुखड़ा कैसा दिखता है, मुखर्जी जैसा मुखड़ा, जैसे लिखावट है, तो लिखावट किसकी है, मतलब किस लैंग्वेज, किस शैली में लिखना है, कि बातें करने वाली शैली में लिखना है या लॉयर की शैली में लिखना है। तो मेन लैंग्वेज किसने लिखी है, मुखड़ा कैसा है, लैंग्वेज जैसी होगी वैसी उसका मुखड़ा होगा, मुखर्जी से मुखड़ा हो गया, लैंग्वेज हो गई। फिर देखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है ये समझो। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या हुआ दोस्त, सुनो, अब सबको, सारे लॉयर नहीं थे, मैक्सिमम लॉयर थे, सब थोड़े लॉयर थे। अगर हम आपसे बोले, सुनना, जैसे होता क्या है, हम कभी कभी आपसे बोलते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, स्टूडेंट कैसे कैसे ईमेल करते हैं, सुनना, एक आदमी आता है, एक आदमी आता है, कहता है कि सब्जेक्ट वाली जो लाइन होती है ना, सब्जेक्ट वाली, उसी में लिख देता है वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। एक कभी कभी ऐसे आती है बात, इसमें कुछ नहीं लिखा है कि मेरा कोर्स कौन सा है, मेरा बैच कौन सा है, मेरा क्या नाम है, मैं एंड्रॉयड यूज करता हूँ, iOS यूज करता हूँ, वेबसाइट यूज करता हूँ, कुछ नहीं लिखा है। एक आता है, दूसरा आदमी लिखता है हेलो सर, हेलो टीम, ऐसा ऐसा है, मेरा नाम ये है, मेरा बैच ये है, मेरा नाम ये है, मेरा बैच ये है, और मुझे इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर में ये जो वीडियो नंबर, ये जो वीडियो टाइटल है ये वाला, ये मेरे में प्ले नहीं हो रहा है, काइंडली टेक अ लुक एट दिस। अब एक बात बताओ, प्रॉब्लम दोनों की सॉल्व करनी है हमें, इनकी भी सॉल्व करनी है, इनकी भी सॉल्व करनी है। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर हमें सारी प्रॉब्लम हम एक जगह कंपाइल करें और जैसी है वैसी ही कर दें, तो कितनी उटपटांग तरीके से कंपाइल होगा। कभी एक लाइन में अजीब सी प्रॉब्लम लिखी हुई है, कभी एकदम प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम लिखी हुई है। तो इसीलिए क्या करता था, तो हुआ क्या, कमिटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमिटी। उनको बोला कि देखिए ऐसा ऐसा, आप लोग अपने अपने आप जो सजेशन लाते हैं ना, आप लोग संविधान में मत लगाइए उसको, आप हमको दे दीजिए। हम क्या करेंगे, हम उसको पहले सही प्रारूप देंगे, मतलब कैसे वो दिखनी चाहिए। आपके जो सजेशंस हैं, हम उनको पहले एक लीगल लैंग्वेज में फ्रेम करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे। उसके बाद जब हम लीगल लैंग्वेज में ड्राफ्ट कर लेंगे, उसके बाद वो संविधान में जाएगी। इसीलिए आज आप संविधान देखिए, आपको एक जैसी भाषा दिखाई पड़ेगी उसमें, ऐसा अलग अलग भाषा नहीं दिखाई पड़ेगी, नहीं तो ये वाला हाल होगा। समझ गए। तो ये चीज होती है क्या, ये तो इसके लिए क्या किया गया, 7 मेंबर की एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाई गई। उसको हेड कौन कर रहे थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर उसके हेड थे। 7 मेंबर थे, बी आर अंबेडकर उसके हेड थे, 6 मेंबर और थे। तो ये 6 मेंबर के नाम लिखे हुए हैं। इसको सबसे पहला ड्राफ्ट उन्होंने बना करके कब पब्लिश कर दिया, 21 फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया जनता के लिए। फरवरी से नवंबर तक सारे लोग, सारे राजा, सारे लोग, सब लोग इस ड्राफ्ट को पढ़ो, पूरे संविधान को, और अपने अपने सजेशन हमको मैसेज करो, अपने अपने सजेशन हमको चिट्ठी लिखिए। तो 21 फरवरी शुभ होता है ना, 21, देखो 21 फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो देखना क्या क्या नाम आ जाते हैं इसमें। देखो ये भी बता दें आपको, अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, बी एल मित्तर, डीपी खैतान। अब यहां दो बातें सुनो, बीएल मिट्टर और डीपी खैतान, इनकी मृत्यु हो गई थी, डीपी खैतान की, इनकी मृत्यु हो गई तो इनको बदला गया दूसरे आदमी से। बीएल मिट्टर जो है बीमार पड़ गए तो इनको भी बदला गया दूसरे आदमी से। तो बीएल मिट्टर और डीपी खैतान को बदला गया। अब देखो बड़ा अच्छी चीज आती है, पूछता है बताओ किसको किसने बदला। देखो दोनों लोग जो आ रहे हैं, बीएल मिट्टर को बदला एन माधव राव ने, ठीक, देखो मिट्टर और माधव दोनों में एम है। और टीटी कृष्णम और डीपी खैतान को किसने बदला, टीटी कृष्णमाचारी ने। देखो यहां भी के है और यहां भी के है, ठीक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सुनो, यहां भी नाम देखो, जो इन दोनों को समस्या हुई तो समस्या में रिप्लेस किसने किया, ऐसे याद रखना, दोनों में ही भगवान कृष्ण है। कैसे, यह है कृष्णमाचारी और यहां नाम लिखा हुआ है माधव। माधव किसका पर्यायवाची होता है, भगवान कृष्ण का। तो ऐसे याद करने में आपको आसानी होगी। दोनों सूरत में समस्या में कौन सहायक बना, कृष्ण माने माधव। तो माधव और कृष्ण ये हो गए, ठीक है। आ गया ना बढ़िया से, चलो ये हो गया। अब आइए सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है। खूब बढ़िया से आंसर दीजिएगा, खूब अच्छे से आंसर दीजिएगा, पूरा जितना भी आपको आए खूब अच्छे से आंसर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आइएगा, इनमें से कौन सी पर्सनालिटी को लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया गया था, चलो शुरू करोगे।
शुरू करिएगा। किसको करा गया? यहाँ पर करा गया है लीगल एडवाइजर के तौर पे बेनेगल नरसिंह राव। फिर बताइएगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हाथ से किसने लिखा था सबसे पहले? तो हाथ से लिखने वाले कौन आ जाएंगे? सबसे पहले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। गाइस एवरीवन कम ऑन, मजा तभी आता है जब सब लोग आंसर दोगे, ठीक है ना? मजा तभी आएगा। हाँ साक्षी बोलिएगा। तो आ जाएगा वसंत कृष्ण वैद्य, नहीं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, राइट? हाँ हाँ साक्षी बोलिए ना, डाउट है तो। हाँ चलिए और आगे आते हैं। फिर देखिएगा इनमें से किसको चीफ ड्राफ्ट्समैन किसको बोलते हैं? क्विकली। तो एम एन रॉय है तो क्या मतलब? एम एन रॉय क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ ये तो बताइए। हाँ तो इसमें से कौन सी चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन आ जाएंगे? ये आ जाएंगे एस एन मुखर्जी आ जाएंगे चीफ ड्राफ्ट्समैन, ठीक। फिर देखिएगा अब क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए शाबाश। अब देखिएगा आओ फिर देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग रोट इन कैलीग्राफिक स्टाइल ऑफ हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन के लिए किसने लिखा है बोलिएगा? हिंदी वर्जन के लिए किसने लिखा है? शाबाश। हिंदी वाला कौन सा आ जाएंगे? वसंत कृष्ण वैद्य। ये हिंदी वर्जन हो गया, ठीक। हाँ जी। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ अच्छा, तो चीफ ड्राफ्टमैन बी एल मिट्टर, उसको एडिट कर लीजिए। बी एल मिट्टर, वो बी एल मिट्टर कह रहे हैं एम एन रॉय, एस एन रॉय, एल एन रॉय, एल एन रॉय नहीं है। चीफ ड्राफ्टमैन यही वाले जो हमने बताया। चीफ क्या लिखूं अमंग द फॉलोइंग रोट इन कैलीग्राफिक वर्जन, ये हो गया, ठीक है। एस एन मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन हो गए। ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला ड्राफ्ट कब पब्लिश किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला ड्राफ्ट अपना कब पब्लिश किया था? इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। ये आ जाएगा फरवरी 1948, 21 फरवरी 1948। आओ फिर आगे आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने आर्टिकल्स हुआ करते थे? साक्षी अपना स्केड्यूल चेक करिए पहले, ऑलरेडी बताया तो है, एक बार चेक तो करिए स्केड्यूल के बाद बताइए फिर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे। और आगे आते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था जो बाद में प्रियम्बल कहलाया? आंसर क्या आ जाएगा? इट वाज जवाहरलाल नेहरू। फिर देखिएगा कितने फीमेल मेंबर्स थे संविधान सभा में, तो कुल मिलाकर के फीमेल मेंबर्स कितनी आ जाएंगी? द करेक्ट आंसर इज फास्टर, शाबाश, वेरी गुड, 15 हो जाएगा। फिर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंट सभा में 389 थे, जिसमें से प्रिंसली स्टेट से कितने मेंबर्स थे? वेल प्रिंसली स्टेट से हमारे पास में हाउ मच? इट इज 93 मेंबर्स, राइट? सब आंसर कर पा रहे हैं ना मस्त तरीके से एकदम, वेरी गुड। फिर देखना भारत की संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी, घर कौन देखते हैं? घर घर में सीताराम है, माने सीतारामैया, ये आ जाएगा। ऐसे याद किया ना हम लोगों ने, शाबाश। और आगे आएंगे, संविधान सभा को कौन से सेक्शन के तहत इसको वो मिला हुआ था? कौन से सेक्शन के तहत इसको रिकॉग्निशन मिला था? तो ये आ जाएगा सेक्शन 8 क्लॉज 1 हो जाएगा। और आगे आएंगे, 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ था? टोटल 11 हुए थे, 10वां वाला नौ दुर्गे के टाइम पर, मतलब ये आ जाएगा अक्टूबर में, 6 से लेके 17 अक्टूबर तक की हो जाएगा, ठीक बात है ना? और देखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? कुल मिलाकर के देयर वर हाउ मेनी मेंबर्स? देयर वर इट इज 7 मेंबर्स, राइट? ठीक है। संविधान जो हैंड रिटन किसने लिखा है? संविधान को किसके द्वारा लिखा गया है? तो संविधान लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के नाम पर, ठीक। और आगे आते हैं, फिर बात करेंगे, यहां पर आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे तो देखो हमने क्या किया, हमारे वहां पहला संवैधानिक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन तो आपको पता है 1946 में। फिर क्या हुआ, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया है? नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट किया है 1947 में। ऐसे याद रखो, आजादी के लिए क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं ना, तो आजादी के पहले झंडा अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो 15 अगस्त 1947 में हम आजाद हुए हैं, उसके पहले तो ये आ जाएगा नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, ठीक है। फिर देखना, फिर यहां पर प्रियम्बल कब अडॉप्ट किया है? जब हमने संविधान अडॉप्ट किया तब। फिर नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया है? देखो रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले हमने ना कुछ चीजें अडॉप्ट करी हैं, जैसे रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले हमने रिपब्लिक डे, पहला रिपब्लिक डे कब हुआ है? 26 जनवरी 1950, जब हमने संविधान को भी इनैक्ट किया है। नेशनल एंथम भी अडॉप्ट किया है हमने। इसके बाद क्या हुआ, प्रेसिडेंट को भी हमने अडॉप्ट किया है, और ये करा है और साइन लिया है, इनसे साइन लिया है, और लागू कब से कर दिया संविधान को? यहां से लागू कर दिया है, दैट्स इट। तो ये हमारे पास पूरा। अब जरा ये देखो, प्रश्न देखना एक बार, साइन कब किया है संविधान को? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। तो साइन करने की डेट क्या आ जाएगी? तो संविधान को हमने साइन किया है 26 नवंबर 1948, 24 जनवरी 1950, 26 हमने साइन किया है रिपब्लिक डे के ठीक 2 दिन पहले, तो 24 जनवरी 1950 ये हो जाएगा, राइट।
पहली संविधान सभा भारत में कब चुनी गई थी? सबसे पहले जब पहला सेशन हुआ था 9 से 11 दिसंबर 1946, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1946 आंसर हो गया। ठीक बात है। चलिए और आगे आते हैं, यहां तक हुआ ना। फिर देखो, फिर संविधान दिवस कब मनाते हैं? जब हमने संविधान को एडॉप्ट किया था, एनैक्ट नहीं, एडॉप्ट किया था। क्या आंसर आ जाएगा? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या आ गया ये हो गया संविधान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 नवंबर को। ठीक है। अब देखो यार, प्रियम्बल की कहानी क्या थी। देखो प्रियम्बल क्या था कि हम अपना संविधान कैसा बनाना चाहते हैं, ये था प्रियम्बल। तो जैसे देखो प्रियम्बल की बात क्या थी, अभी ये सब आपको बताएंगे। देखो प्रियम्बल ये था पूरा, ये जो आपके सामने है ना, इसको प्रियम्बल बोलते हैं। अब इसमें मुझे ना कुछ चीजें आपको सिखानी समझानी होंगी, अब सुनिएगा ध्यान से। तो इधर के लिए चैट बंद कर रहे हैं, ठीक है? तो इधर के लिए चैट बंद कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए। ये प्रियम्बल क्या था? हाँ हाँ, ये क्या होता है सर? बस। ये बस वक्त क्या है? नहीं नहीं, कल नहीं, ये कल वल कुछ नहीं होता है। बस बस कुछ नहीं, शांति से बढ़िया से पढ़िए। ये आप लोग ना बहुत काम चोरी करने लगते हैं, बहुत। ऐसे कहेंगे सर बस, सर बस, और ऐसे अगर ना, अगर पता चला एक दिन क्लास नहीं हो, सर कल क्लास नहीं हुई, सर कल क्लास नहीं हुई, अरे सर ये क्या हुआ, कल क्लास नहीं हुई, और ऐसे बस, अरे सर बस, ऐसे बिल्कुल बुढ़ापा आने लगता है आप लोगों का। किसी का पीठ दर्द हो जाएगी, कमर दर्द हो जाएगी, आंखों में दर्द हो जाएगा। पढ़ो शांति से। देखो अभी क्या है ना, संविधान हमें कैसा बनाना था, तो इसके लिए समझो ये क्या है। पहला बोला कि ना संविधान हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा संविधान सोवेरेन होना चाहिए। यार इसका मतलब क्या होता है ये समझना। सोवेरेन का मतलब होता है कि हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, संप्रभुता। मतलब कि हम, हमारा संविधान सोवेरेन है। सोवेरेन का मतलब संप्रभुता, माने कि आपको, अगर हमको अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजन अगर लेने हैं, तो हमें कोई किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब पहले गांधी जी लोग पूर्ण स्वराज मांग रहे थे, तो इसका मतलब सोवेरेन नहीं था। वो कह रहे थे कि अंग्रेजों आप लोग हमारे ऊपर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना इंटरनल सरकार चलाएंगे, एक्सटर्नल रिलेशन कुछ भी होगा तो आप देखना हमारा। तो हम पहले जब हम पूर्ण स्वराज मांग रहे थे ना, तो हम सोवेरेन नहीं मांग रहे थे। सोवेरेन का मतलब होता है कि मैं चाहे इंटरनल अपना डिसीजन लेना हो, चाहे एक्सटर्नल, इसका पूरा का जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। कोई भी एक्सटर्नल आदमी नहीं बताएगा कि ये डिसीजन कैसे लेना है। बात समझे? तो ये होता है सोवरेन का मतलब। ठीक। फिर देखो, फिर आता है सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। फिर आता है सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। मतलब कि समाज में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अमीर और अमीर हो, गरीब और गरीब हो, ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि बराबरी होनी चाहिए। सोशलिस्ट मतलब होता है बराबरी होनी चाहिए। इसीलिए क्या किया गया, आप ये चीज देखिए। इंडिया एक रॉबिन हुड कंट्री है, माने अमीरों से लेती है, गरीबों को देती है। आप अगर एक चीज देखिए, 7.5 लाख तक का अगर आप पैसा कमाते हैं, तो आपसे 0 टैक्स पड़ता है। मतलब आप एक्चुअल में टेक्निकली कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं, आप 0 टैक्स देते हैं डायरेक्ट तौर पर। और अमीर, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 करोड़ रुपए कमाता है, तो उससे सरकार 30 लाख रुपए लेती है कि तुम पहले 30 लाख रुपए हमको लाओ, अपनी तनख्वाह का 30% हमको लाओ। वो 30 लाख रुपए हम सिर्फ अमीरों से लेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, हम सबके लिए, माने जो गरीब वर्ग है उनके लिए हम अनाज खरीदेंगे, अनाज खरीद के फ्री में बांटेंगे उसको। ये क्या हो रहा है? सोशलिस्ट। क्यों? सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद, मतलब सब में बराबरी होना, इसको बोलते हैं। तो आप मॉडल इंडिया का कभी भी देखेंगे, आपको हर चीज में, हर पॉलिसी में आपको ये मॉडल दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि हम एक सोशलिस्ट कंट्री है, समझ गए, समाजवादी कंट्री। फिर देखो, फिर आता है सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसका मतलब समझो क्या होता है। सेक्युलर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो सेक्युलर मतलब ये होता है कि आज भारत का कोई अपना खुद का स्टेट रिलीजन नहीं होगा। जैसे यूएई का स्टेट रिलीजन है इस्लाम, पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है इस्लाम, इसी प्रकार से वेटिकन सिटी का स्टेट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, इंडोनेशिया का स्टेट रिलीजन है इस्लाम। मतलब वहां पर सरकार इस्लाम को ही बढ़ावा देगी, इस्लाम को ही बचाएगी, सब कुछ इस्लाम के लिए ही करेगी, बस। दैट्स इट। वेटिकन सिटी में सब कुछ सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए होगा, बस। पढ़ाएगी, बढ़ाएगी भी, प्रोटेक्ट भी सिर्फ उसको करेगी, क्योंकि वो वहां का स्टेट रिलीजन है। बांग्लादेश में स्टेट रिलीजन इस्लाम है, आप देखिए, इसलिए बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज के ऊपर वहां पर बहुत ज्यादा, चाहे हिंदूज हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, लोग बहुत ज्यादा मारते पीटते काटते हैं, टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करते हैं बहुत मास लेवल पे। और बट देन उनकी सरकार भी कहती है कि अरे ये तो, दिस इज नॉट अ रिलीजियस मैटर, ये बस एक आपसी, बस थोड़ा ये मुठभेड़ आपसी, इनको थोड़ा सा कुछ रंजिश थी, इस वजह से हुआ है। तो क्या है कि, लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब होता है देश का कोई अपना रिलीजन नहीं होता है।
देश कहता है कि हमारा कोई अपना रिलीजन नहीं है, आपका जो धर्म हो आप वो फॉलो करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और हम आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। जैसे आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत में अगर आप इस्लाम नहीं फॉलो करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती थी, आपको जुर्माना देना पड़ता था। अगर आप मुगल सल्तनत में अगर आप इस्लाम नहीं फॉलो करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ता था, मतलब जुर्म माना जाता था। जुर्माना का मतलब ही होता है जुर्म माना जाता है, इसके लिए जुर्माना, तो आपको जुर्माना देना पड़ता था कि आप ये धर्म, एक पर्टिकुलर इस्लाम धर्म आप क्यों नहीं फॉलो करते हैं। मुगल सल्तनत में भी ये था, जजिया, जिसको जजिया बोलते हैं जिसको। तो अभी बाद में क्या है, आप फ्री है, अब चाहे आप इस्लाम माने भारत में, चाहे आप हिंदुत्व माने भारत में, चाहे आप क्रिश्चियनिटी माने, चाहे आप सिखिज्म माने, आप कुछ भी माने भारत में, आप फ्री हैं। तो इसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। और भारत सरकार आपके धर्म को, जो भी आपका धर्म है, आपके धर्म को प्रोटेक्ट भी करेगी और प्रमोट भी करेगी, समझे। बाकी कहीं ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, रशिया भी एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन वहां पर अगर आप सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, जेल हो जाएगी। आप सड़क पर दुर्गा पूजा निकाल रहे हैं, जेल हो जाएगी। आप अपने धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते रशिया में। सेक्युलर कंट्री है लेकिन धर्म का प्रमोशन बना है वहां पर। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां आप सारे धर्म, इंडिया का कोई अपना खुद का स्टेट रिलीजन नहीं है, सारे धर्म मानने हैं यहां पर, यह मतलब है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो भी रूल बनेंगे, लॉ बनेंगे, वो जनता द्वारा बनेंगे। अब 150 करोड़ लोग तो जनता लॉ बनाएंगे नहीं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है गवर्नमेंट जो भी होगी ये हमेशा ही बाय द पीपल होगी, लोगों के द्वारा ही होगी। तो आप देखिए जो भी सरकार होती है वो इलेक्शन से ही चुनी जाती है ना, इसीलिए बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी यही है। अगर मान लो कल को बोल दिया जाए इलेक्शन नहीं होंगे, तो मतलब डेमोक्रेसी खत्म हो गई। डेमोक्रेसी, क्रेसी मतलब होता है सरकार बनाना, डेमो मतलब होता है लोग, लोगों द्वारा सरकार बनाना। तो लोग ही तो अपना मुखिया चुन करके सरकार में भेजते हैं ना, बस ये डेमोक्रेसी हुआ। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है समझना, जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो हमेशा चुना हुआ होगा। हेड ऑफ द कंट्री प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, प्रेसिडेंट होते हैं। तो हमारे वहां प्रेसिडेंट देखिए फिक्स नहीं है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, इसके बाद मान लो इनका बेटा या बेटी होता था वो बनेंगी ना। यूएई में जैसे क्या है बताता हूं आपको, यूएई में ये रिपब्लिक नहीं है, तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे द रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नहीं। क्यों? रिपब्लिक है ही नहीं, क्योंकि वहां क्या, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जैसे मान लो अबू धाबी के, अभी जैसे मान लो अबू धाबी के, आपने एक वर्ड सुना होगा क्राउन प्रिंस। तो अबू धाबी के जो राजा हैं वो पूरे यूएई के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद अबू धाबी का उन राजा का जो बेटा है, जिनको अभी क्राउन प्रिंस बोलते हैं, जब राजा की मृत्यु होगी तो वही क्राउन प्रिंस राजा बन जाएंगे, तो अब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। मतलब यूएई में क्या चलता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वहां पर चुनाव नहीं होता है वहां पर। तो क्या है कि भारत में लेकिन चुनाव होगा, हर बार चुनाव होगा। तो जो कंट्री का जो सबसे, जो कंट्री का मुखिया है, जो राजा है, माने राजा कौन माना जाता है हमारे देश में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट हमेशा चुना हुआ होगा, इलेक्टेड होगा। तो होता है ना इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, हम लोग नहीं चुनते, बट हमने जो मुखिया चुन के, हमने जो नेता चुन के भेजे होते हैं वो लोग राजा को चुनते हैं। तो ये क्या हुआ, इंडिया, इसीलिए हम कहते हैं इंडिया एक रिपब्लिक है। अब समझ आया इसका मतलब क्या हुआ। फिर देखो क्या बोला गया, आपको ये टर्म ही समझने और कुछ नहीं है। फिर बोला हमारे देश में जस्टिस होना चाहिए। सवाल पता है कैसे आते हैं एग्जाम में, बताओ कितने प्रकार का जस्टिस प्रियम्बल में बोला गया है। तो प्रियम्बल में 3 प्रकार का जस्टिस बोला गया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। कितने प्रकार की लिबर्टी बोली गई है, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप, फेथ एंड वर्शिप की। इतने प्रकार का हमारे पास आजादी होनी चाहिए, हमारे पास इक्वालिटी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये सारी बातें प्रियम्बल में लिखी हुई हैं। तो प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो प्रियम्बल जो है, इसको कुछ कुछ लोगों ने कुछ कुछ बोला था। जैसे आप देखिए यहां पर एक हमारे बहुत ही फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एन.ए. पालखीवाला। इन्होंने बोला ये आइडेंटिटी कार्ड है संविधान का, एन.ए. पालखीवाला ने। कैसे याद करोगे, देखो पालकी क्या होती है, पालकी ऐसी होती है ना जिसको 4 लोग कंधे पे ले जाते हैं, पूरी बंद होती है, महारानी अंदर बैठी होती है। तो पालकी बंद होती है, अंदर से कुछ दिख नहीं रहा है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो किसी को पूछना हो कि अंदर कौन है, महारानी है, तो ऐसे पर्दा भी नहीं खोल सकते, तो आइडेंटिटी दिखाइए अपनी, आप कौन है। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी दिखा दी। पालकी में आइडेंटिटी नहीं दिखती है ना, तो आइडेंटिटी से रिलेटेड हो गया ये। तो एन.ए. पालखीवाला ने बोला कि ये एक आइडेंटिटी कार्ड है संविधान का, कि संविधान में अंदर क्या क्या है सब कुछ उसको दिखा देता है प्रियम्बल। फिर देखो के.एम. मुंशी ने, मुंशी जी को क्या है, मुंशी जी को हॉरोस्कोप पसंद है। मुंशी जी ऐसे ऐसे, ऐसे इमेजिन करिए, मुंशी जी बैठे, इतनी सी मूछें और ऐसे टोपी लगा करके बैठे हुए हैं और ऐसे देख रहे हैं, कुंडली देख रहे हैं। तो मुंशी जी को हॉरोस्कोप पसंद है, तो इन्होंने बोला पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है संविधान का, मतलब पॉलिटिकल भविष्य है संविधान का, सब कुछ आपको पूरा कुंडली, ये पॉलिटिकल कुंडली है संविधान की। संविधान में क्या क्या होने वाला है सब उस कुंडली में लिखा हुआ है, सब प्रियम्बल में लिखा हुआ है। 2 शब्द आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल क्या संविधान का पार्ट है? आज की डेट में हाँ, प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है। ठीक, अच्छा प्रियम्बल पता है ये जो वर्ड्स है ना, ये पहले थे नहीं। जैसे ये सोशलिस्ट वर्ड देख रहे हो, ये नहीं था। आईएसएस 3 शब्द हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और सोशलिस्ट सेक्युलर। देखना
तीन शब्द हैं, इंटीग्रिटी, इंटेग्रिटी शब्द हो गया, सोशलिस्ट शब्द हो गया और सेक्युलर शब्द हो गया। हमारे देश में ये तीनों शब्द नहीं थे पहले, ये बाद में जोड़े गए हैं, समझे। 42वें संशोधन से मैडम इंदिरा गांधी ने ये शब्द जोड़े हैं, आईएसएस से याद रखो। कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, वो बोलते हैं सोवेरेन भी इसमें था। सोवेरेन नहीं होता है भाई, सोवेरेन हो जाएगा, सोवेरेन तो देश की पहली रिक्वायरमेंट थी आजादी के समय पर, तो वो बाद में कैसे ऐड हो सकता है ना। अब देखो, अच्छा तो ये ऐसे ही सवाल है। स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। कितने प्रकार के जस्टिस है हमारे वहां, 3 प्रकार के जस्टिस है। फ्रीडम कितने प्रकार का, 1 2 3 4, 4 प्रकार का फ्रीडम है। इक्वालिटी कितने प्रकार की है, 2 है। फ्रेटर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। अब जरा यहां पर देखिए, जरा प्रश्न देखते हैं जरा। हाँ, दुबई के जो दुबई के राजा होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे, यस। सेक्युलर को हटा सकते हैं, संविधान एडिट करना पड़ेगा, हटा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इंडिया कोई पर्टिकुलर रिलीजन हो, अपना इंडिया एक ही, इंडिया का एक स्टेट रिलीजन हो। अच्छा ये देखो, स्टेट रिलीजन होने का ये मतलब नहीं है कि दूसरे धर्म के लोगों को मार देंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सरकार बोलेगी ये तो यहाँ का तो धर्म इस्लाम है, तो जितने भी हिंदूज हैं, बुद्ध हैं और सिख हैं उनको मार दो, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट कि स्टेट का, कंट्री का एक अपना रिलीजन होता है जो हमेशा ही प्रायोरिटी पे रखेगी कंट्री, ये मतलब होता है इसका। इंडिया में हाँ, ये कभी नहीं होगा कि इंडिया में किसी धर्म को प्रायोरिटी पर रख दिया जाए, ये नहीं हो सकता, समझ गए, ये बस इसका मतलब होता है। चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। लिबर्टी कितनी है, लिबर्टी भाई साहब, सिविल की, किसी ने सिविल की बोल दिया, अरे भैया सिविल की नहीं है, सवाल देखो कैसे आते हैं। लिबर्टी है थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की और फेथ और वर्शिप की, ये आंसर हो गया। ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए ये टेबल जो है इसको बहुत अच्छे से देखना। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ये है लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। आओ देखो, फिर इनमें से कौन सा पार्ट नहीं था ओरिजिनल संविधान का, ओरिजिनल पार्ट नहीं था संविधान का, तो पार्ट क्या नहीं था इनमें से, रिपब्लिक था, सेक्युलर नहीं था दोस्त, ये जो है ये बाद में ऐड करा गया है, रिपब्लिक तो था ना। हाँ बी, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। फिर आओ, इनमें से कौन सा संविधान में मेंशन ही नहीं है, वर्ड है ही नहीं, तो कौन सा वर्ड है ही नहीं संविधान में, संविधान में फेडरलिज्म नहीं है, सेक्युलर नहीं है वो, सेक्युलर नहीं है, सेक्युलर है भाई, ठीक है रिया। चलिए समझ गए, ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ सर, क्या ओनली सोशलिस्ट होना इज गुड बट रशिया इज सोशलिस्ट एंड डेवलपिंग, नहीं, हु सेड रशिया इज सोशलिस्ट, ओनली सोशलिस्ट से कोई डेवलप कर ही नहीं सकता। रशिया में तो यार इतने सारे जितने भी ये आर्म्स की जितनी भी कंपनीज हैं सब प्राइवेट हैं, रशियन सरकार की थोड़ी ना है ये। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ रश्मि, रश्मि कौन सा डाउट आ गया है आपको, आओ यहाँ आते हैं। किसने बोला पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कंट्री है, बोलो भाई, किसने बोला कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कंट्री है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, आंसर क्या आ जाएगा, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप मुंशी जी, फिर देखिएगा, बस दैट्स इट गाइस। अब सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी स्टडीइंग टुमारो, ठीक है। ये बताओ सब बढ़िया से आया, सब बढ़िया से आया, पहले ये बताइए मजेदार तरीके से, डिड यू गाइस एंजॉय, दैट रैप्स अप आवर फर्स्ट सेशन ऑफ पॉलिटी। आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई, सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, मजे आए, ठीक है जी।